हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका डेली करंट अफेयर में। आज के जो हमारा टॉपिक होगा, आज का जो हमारा टॉपिक है और जो हमारा स्पेशल टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में है। तो जो भी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं, जहां जहां पर आपका पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, जो भी करंट अफेयर बनता है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो इस वर्ष में 2025 के अंदर अब तक की जितनी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उन सबको मैंने जो है इस क्लास के अंदर समाहित किया हुआ है। तो आप देखोगे जितने सारे प्रश्न बनते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, सारे प्रश्न आपके यहाँ से कवर होने वाले हैं। ठीक है, तो इसको वीडियो को आप जो है पूरा देखिएगा। और हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चनों की संख्या ज़्यादा है, तो थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे, तेजी से चलेंगे, क्योंकि आपका ये जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। और हमने कहा ये जो आपका क्लास होगा पूरे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में होगा। तो आप जब इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो होंगी आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जो भी परीक्षाएं आएंगी, आने वाली आगामी परीक्षाएं जो है, वहां पर जो जो प्रश्न आपका आएगा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के बारे में, जो समसामयिक घटनाक्रमों के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ से आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका जब अगले जो और जो घटनाएं घटित होंगी उसको मैं दूसरे वीडियो के अंदर आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा, किस देश के द्वारा हाल ही में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है? तो किस देश के द्वारा हाल ही में जो है समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी गई है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो फिलीपींस के द्वारा, चीन के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा या म्यांमार के द्वारा? तो किसने जो है मंजूरी दी है समलैंगिक विवाह को, ये पूछा गया है। समलैंगिक विवाह, ठीक है, तो समलैंगिक विवाह को मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है? तो आप देखोगे हाल ही में जो है थाईलैंड के द्वारा समलैंगिक विवाह को मंजूरी दिया गया है। किसके द्वारा? थाईलैंड के द्वारा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक निर्माण करने के लिए एक केंद्र की स्थापना की है? तो हाल ही में किस राज्य ने शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक निर्माण करने के लिए एक केंद्र की, एक सेंटर स्थापना करने की जो है नींव रखी है? तो ये किसके द्वारा? शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक। ठीक है, तो ये जो शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक है इसकी आधारशिला रखी गई है, एक सेंटर का निर्माण किया गया है। तो किस राज्य ने किया है? तो उत्तराखंड के अंदर आप देखोगे। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर शून्य बायो अपशिष्ट प्लास्टिक, मतलब ऐसा बायो प्लास्टिक बनाया जाए जिससे प्रदूषण ना फैले, है ना, ऐसा प्लास्टिक बनाया जाए जिससे प्रदूषण ना फैले। तो इसके लिए एक केंद्र की स्थापना उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। अगला आपका प्रश्न है, पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो पहला आपका अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन आप जानते हो अभी गुजरात के अंदर ये इसका आयोजन किया गया था। और गुजरात के किस शहर में? तो गांधीनगर में। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सम्मेलन का। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा चीनी विपणन वर्ष 2024-25 में कितने लाख मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति दी गई है? तो केंद्र सरकार ने हाल ही जो है, मैंने कहा विपणन वर्ष, जो आपका विपणन वर्ष 2024-25 है, इसके अंतर्गत कितने लाख मीट्रिक टन जो है चीनी निर्यात करने का निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष जो है 2024-25 विपणन ईयर में क्या किया जाएगा, इतना लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया जाएगा। ठीक है, तो ये निर्णय लिया गया है 10 लाख मीट्रिक टन, 10 लाख मीट्रिक टन चीनी का जो है निर्यात किया जाएगा, भेजा जाएगा विदेशों में। ठीक है, अगला प्रश्न है, तेलंगाना सरकार ने राज्य की कौशल विकास शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस देश के तकनीकी शिक्षा के साथ समझौता किया है? तकनीकी शिक्षा के साथ समझौता किया गया है, और किस लिए समझौता किया गया है? तो स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो कौशल विकास शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता किया गया है। तो किसने किया है? तेलंगाना सरकार ने। और ये तेलंगाना सरकार ने सिंगापुर के साथ समझौता किया है कि अपने यहाँ, अपने राज्य में, तेलंगाना राज्य में जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए कार्य किया जाए। उसके लिए जो तकनीकी सहायता देगा, कौन देगा? वो आपका सिंगापुर, ये देश देगा, सिंगापुर देगा। ठीक है, तकनीकी सहायता देगा। तो इसके लिए समझौता किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों में अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3 किस देश के द्वारा चलाया गया? तो ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3, ये जो आपको ऑपरेशन है आपका ऑपरेशन चिलावरस नाइट 3,
ये किस देश के द्वारा चलाया गया? तो अभी हाल में आप जान रहे होंगे जो इजराइल और हमास के मध्य समझौता हो गया है, तो युद्ध विराम के बाद समझौता जो हुआ है उसमें हमने कहा ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया, उसका नाम क्या है? चिलावरस नाइट 3। तो चिलावरस नाइट 3 हमास में जो लोग पीड़ित हैं उनकी सहायता करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा ये आपका ऑपरेशन चलाया गया, ठीक है, चिलावरस नाइट 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार होता है, ये गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है, और ये आप देखोगे तो अन्नपूर्णा देवी को दिया गया है इस बार, कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को दिया गया है, उषा सिंह को दिया गया है, या उर्वशी सिन्हा को दिया गया है। तो ये आपका जो इस बार ये कंपनी है जो मिलिंडा कंपनी है, गेट्स एंड मिलिंडा कंपनी, तो गेट्स एंड मिलिंडा कंपनी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार। और इस पुरस्कार को इस वर्ष किसको दिया गया है? तो उर्वशी सिन्हा को दिया गया है, ठीक है, उर्वशी सिन्हा को ये पुरस्कार इस बार 2025 में गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। चलिए बाबू, अगला प्रश्न आपका, हाल ही में नवनिर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बने हैं? तो अमेरिका के किस क्रम के राष्ट्रपति बन गए हैं ट्रंप इस बार? आप जानते हैं इसके पहले जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो 45वें क्रम के थे। किस क्रम के थे? 45वें क्रम से। और इस बार जो राष्ट्रपति बने हैं तो बीच में कौन आ जाते हैं? जो बाइडन आ जाते हैं। जो बाइडन 46वें क्रम के होते हैं, और अब जो इस बार हो गए हैं तो 47वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं आपके जो क्या कहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। और याद रखिएगा किस पार्टी से? तो डोनाल्ड ट्रंप जो है रिपब्लिकन पार्टी से। किससे? रिपब्लिकन से। डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन, और आप जानते हैं जो बाइडन की पार्टी है डेमोक्रेटिक। याद रखिएगा जो बराक ओबामा हुआ करते थे वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हुआ करते थे, और जो आपके ट्रंप हैं वो किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। बाकी जो बाइडन भी डेमोक्रेटिक से थे। तो जो बाइडन और बराक ओबामा जो है डेमोक्रेटिक पार्टी के थे, और रिपब्लिकन पार्टी के आपके डोनाल्ड ट्रंप है जो 47वें राष्ट्रपति बने हैं। पहले इसके ये आपके 45वें राष्ट्रपति भी थे ट्रंप, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा पेरिस जलवायु समझौता से बाहर होने का निर्णय लिया गया है? तो पेरिस जो जलवायु समझौता 2015 में आपका हुआ था, इससे जो है कौन सा देश बाहर हो गया है? उसने निर्णय लिया है कि पेरिस जलवायु समझौता को जो है स्वीकार नहीं करता। तो ये कौन सा देश है आपका? अमेरिका। अमेरिका जो है पेरिस जलवायु समझौता जो आपका 2015 के अंदर हुआ था, पेरिस जलवायु समझौता, पेरिस जलवायु समझौता 2015, ठीक है। तो इससे बाहर कौन हो गया है? अमेरिका इससे बाहर हो गया है, ठीक है। अगला आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंतर्गत अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किसके द्वारा इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब जीता गया? तो इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब, बैडमिंटन के अंतर्गत आप जब भी बैडमिंटन के अंतर्गत देखोगे तो जो सबसे बड़ा खिताब होता है इंडियन ओपन बैडमिंटन होता है। तो इंडियन ओपन बैडमिंटन का खिताब इस बार किसके द्वारा जीता गया है? किस अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी के द्वारा? तो आप देखोगे विक्टर एक्सेल्सन और आन सेगान के द्वारा, ठीक है। तो विक्टर एक्सेल्सन और आन सेगान ने इस बार हमारे यहाँ का ओपन जो बैडमिंटन का ओपन होता है इंडियन बैडमिंटन ओपन का खिताब जीत लिया है, विक्टर एक्सेल्सन और आन सेगान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दायोस में आयोजित की गई वैश्विक इकोनॉमिक फोरम की 2 दिवसीय बैठक में किसने भाग लिया है? तो जो आपकी हाल में आयोजित की गई थी दावोस के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर पड़ता है आपका दावोस शहर, तो दावोस के अंदर ये इकोनॉमिक फोरम की बैठक की गई थी। तो इसके अंदर जो इसकी बैठक की, इस बैठक में भाग लेने गए थे, तो कौन लेने गए थे ये पूछा गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। तो इस बैठक में जो भाग लेने गए थे और उस जो डेलीगेशन गया था इंडिया की तरफ से, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है? तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में कितने % की वृद्धि हुई है पूछा गया है। तो 30%,
33%, 45% या 44%। इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में तो हाल में आपके भारत के अंदर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में जो है काफी वृद्धि हुई है। तो ये वृद्धि कितनी हुई है ये पूछा गया है। तो आप देखोगे 31% की वृद्धि हुई है, 31.11%। ठीक है, तो 31.11% इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में वृद्धि हुई, काफी अच्छा है ये, हमने कहा वृद्धि माना जा सकता है 31%। ठीक है, तो जब भी पूछा जाए कितने परसेंट की वृद्धि हुई है इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान के निर्यात में, तो 31.11% की वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है? तो सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है आपका, आप जानते हैं भारत के अंदर इसको पहले से ही बैन कर दिया गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो आपका टिकटॉक है, भारत के अंदर इसको पहले से बैन कर दिया गया। और हाल ही में एक देश ने इसको और बैन कर दिया है, वो कौन सा देश है? नाइजीरिया, अमेरिका, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो हाल ही में अमेरिका के द्वारा जो है टिकटॉक पर बैन लगा दिया गया है। टिकटॉक को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है अपने देश के अंदर। ठीक है, वहां के प्ले स्टोर से, जो हमने कहा वहां का जो ऐप स्टोर होता है, अमेरिका का जो ऐप स्टोर होता है, वहां से उसको हटा दिया गया है टिकटॉक को। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर वित्तीय वर्ष 2026 के लिए कितने परसेंट स्थिर रखी गई है? तो अलग अलग आप जानते हैं, अलग अलग जो एजेंसियां होती हैं वो भारत के बारे में, जीडीपी के बारे में हमने कहा अनाउंसमेंट करती रहती है, या आपके आर्थिक वृद्धि दर के बारे में अनाउंसमेंट करती रहती हैं। तो हाल ही में भी अनाउंसमेंट किया गया वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट ने जो है आर्थिक विकास दर की दर कितनी बताई है 2026 के लिए, ये पूछा गया है। 5.5%, 6.4%, 6.7% या 6.5%। ठीक है, तो वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, इसके अनुसार जो है आर्थिक विकास दर की जो वित्तीय वर्ष 2026 के अंदर होने वाली है वो आपकी 6.5% होने वाली है, 6.7% होने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा किस अफ्रीकी देश को प्रदान किया गया? तो ब्रिक्स पार्टनर देश का दर्जा किस अफ्रीकी देश को दिया गया है? ब्रिक्स पार्टनर बन गया है। आप जानते हैं वर्तमान में ब्रिक्स में 10 कंट्री हो चुके हैं, है ना? कितने देश हैं वर्तमान में? तो 10 कंट्री हैं। 10 कंट्री में जैसे आप देखोगे तो आपका ब्राजील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, और उसके बाद आप देखोगे आपका संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है, ईरान है ना? और उसके अलावा देखोगे तो आपका इंडोनेशिया भी शामिल हो गया है। तो 10 देश हो चुके हैं इसके अंदर, ब्रिक्स देश के अंदर। तो आप जानते हो 10 देश हो चुके हैं। उसके अलावा अभी हाल ही में एक इसका जो लेटेस्ट सदस्य बना है 10 देशों के अंदर, जो लेटेस्ट बना है 10वां देश कौन सा बना है? इंडोनेशिया बना है ब्रिक्स में शामिल होने वाला। ठीक है, और इसका जो हमने कहा अफ्रीकी देश किसको दिया गया है? ब्रिक्स पार्टनर, ये अभी शामिल नहीं हुआ, 10 सदस्य देश नहीं बना है, ये हमने कहा पार्टनर के रूप में शामिल हुआ है। तो कौन सा है वो? आपका नाइजीरिया है। ठीक है, ब्रिक्स पार्टनर देश कौन बना है? नाइजीरिया हाल ही में बना है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंदर। अगली अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है आपका, पाकिस्तान ने अपना जुक्वान सैटेलाइट किस देश की सहायता से लॉन्च किया? तो पाकिस्तान के द्वारा अपना जुक्वान जो सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है। तो जुक्वान सैटेलाइट ये किस देश की सहायता से पाकिस्तान ने लॉन्च किया है? आप देखते होंगे पाकिस्तान जब भी कोई सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करता है तो ज्यादातर वो हमने कहा चाइना की सहायता से लॉन्च करता है, चाइना या हमने कहा ईरान की सहायता से, इस प्रकार से वो लॉन्च करता है। तो ज्यादातर हमने कहा पाकिस्तान के जो सैटेलाइट होते हैं या रॉकेट वगैरह जो भी हमने कहा परीक्षण वगैरह प्रयोग वगैरह किए जाते हैं उसमें वो चाइना से ही सहायता लेता है। तो जुक्वान सैटेलाइट किस देश की सहायता से लॉन्च किया गया? तो ये कौन सा आपका विकल्प होगा? बी वाला, चाइन। ठीक है, चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हमला करके उसके 2 जजों को गोली मारकर हत्या कर दी गई? किस देश के सुप्रीम कोर्ट पर हाल ही में हमला हुआ है? तो आप जानते हैं ये जो देश है आपका ईरान, इसी के जो है सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और यहाँ के 2 जजों को गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। आप देखेंगे ईरान में बहुत कड़े नियम है फांसी को लेकर, तो बहुत ज्यादा फांसी यहाँ दी जाती है ईरान के अंदर। तो ईरान के अंदर बहुत ज्यादा फांसी दी जाती है। तो किसी को फांसी दिया गया था तो उसने जो है इस प्रकार से आए दिन किसी ना किसी को फांसी सुनाया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्त कानून है फांसी को लेकर। तो अभी हाल में किसी ने फांसी से बचने के लिए दो जजों को जो है निपटा दिया है ना। तो 2 लोगों को गोली मारकर, 2 जजों को गोली मारकर हत्या कर दिया गया। ईरान के सुप्रीम कोर्ट पर हाल ही में हमला हुआ है। अगला प्रश्न आपका बनता है,
किस देश ने अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया है? धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया गया है, तो किस देश के द्वारा अपने संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को वहां से हटा दिया गया है? नेपाल के द्वारा, बांग्लादेश के द्वारा, ईरान के द्वारा, पाकिस्तान के द्वारा। तो आप जानते हैं धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में भी है, धर्मनिरपेक्षता शब्द, और धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में शुरू में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में शामिल किया गया और जब हमारा संशोधन किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्षता शब्द हमारे संविधान में जोड़ा गया था, और बहुत सारे देशों के अंदर वहाँ के संविधान में धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म शब्द है। तो जो सेक्युलरिज्म शब्द है बहुत सारे संविधान में है, तो ये बांग्लादेश के संविधान में भी था, लेकिन अपने संविधान से इसने जो है हटा दिया है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता शब्द को। अगला प्रश्न है, अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? आप जानते हैं इस समय जो है अंडर 19 वर्ल्ड कप का जो आयोजन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ये पूछा गया हमसे। तो भारत देखोगे तो इसके अंदर जो इसका आयोजन किया गया किस देश में किया गया? अफ्रीका में, मलेशिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में। तो इस बार जो आयोजन हो रहा है अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप का, तो इसका आयोजन हो रहा है मलेशिया के अंदर। कहां पर हो रहा है? मलेशिया के अंदर, अंडर 19 T20 वीमेंस वर्ल्ड कप। ठीक है बाबू, अगला प्रश्न आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा भारत की ग्रोथ रेट 2025-26 में कितने % रहने वाली है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। तो IMF ने जो अनुमान लगाया है इसके अनुसार जो भारत की ग्रोथ रेट रहने वाली है कितने % रहने वाली है, ये हमसे पूछा गया है। तो 5.69%, 5.50% और 6.40% या 6.30%। बताइए कितनी रहने वाली है, ये पूछा गया हमसे। तो ये जो आपके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के ग्रोथ रेट होने वाली, इसके अनुसार जो रिपोर्ट जारी किया गया इसके अनुसार ग्रोथ रेट रहने वाली है वो 6 इसको बना लेते हैं 50 है ये। ठीक है, 6 मतलब 6.5% रहने वाली है ग्रोथ रेट भारत की 2025-26 के वित्तीय ईयर में। ठीक है, तो IMF का जो ग्रोथ रेट होता है, ये जो जारी करता है रिपोर्ट, इसके द्वारा जब भी जारी रिपोर्ट किया जाता है बहुत पूछा जाता है कि कितना इसने अनुमान लगाया है। तो आप याद रखिएगा इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है वो अनुमान लगाया गया है 6.5% का भारत की ग्रोथ रेट 2025-26 में रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत के किन दो स्थानों को हाल ही में 2025 विश्व स्मारक की पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है? विश्व स्मारक पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है, पर्यवेक्षक की सूची। ठीक है, तो जो विश्व स्मारक पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है, किन 2 स्थानों को हाल ही में शामिल किया गया है, हमसे पूछा गया है। तो कौन कौन से स्थान ये आपके हैं? तो मूसी नदी, ऐतिहासिक स्मारक और भुज, ऐतिहासिक जल प्रणाली, लाल किला और ताजमहल, लाल किला और जयपुर शहर, गेटवे ऑफ इंडिया और मैसूर पैलेस। तो किन ऐतिहासिक स्थानों को हाल ही में पर्यवेक्षक की सूची में, यूनेस्को के द्वारा पर्यवेक्षक की सूची में शामिल किया गया है, हमसे ये पूछा गया है। तो ये हमारा जो है ऑप्शन ये वाला सही होगा, मूसी नदी ऐतिहासिक स्मारक और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली को हाल ही में शामिल किया गया है। किसके अंदर? तो पर्यवेक्षक की सूची के अंदर, जो विश्व स्मारक के अंदर हमने कहा यूनेस्को के द्वारा ये शामिल किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये दोनों स्थान पूछे जाएंगे आपसे, मूसी नदी और ऐतिहासिक स्मारक भुज। ऐतिहासिक स्मारक, ये भुज जो है एक स्मारक है, तो ऐतिहासिक स्मारक भुज, और जो ऐतिहासिक जल प्रणाली है भुज के अंदर, दोनों को शामिल किया गया यहाँ पे पर्यवेक्षक के रूप में यूनेस्को के द्वारा। ठीक है, अगला, आप बाबू जब भी देखोगे तो आपकी इसी तरह की जो करंट अफेयर की घटनाएं होती हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं होती हैं, इसी तरह के प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आप जितनी भी आगामी परीक्षाएं आएंगी इस वर्ष पूरे 2025 में, पूरे हमने कहा जितनी भी परीक्षाएं आपकी आने वाली हैं उसके अंदर सारी परीक्षाओं में यही सारे घटनाक्रम, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम आपके पूछे जाने वाले हैं। तो एक वीडियो के अंदर आप देखोगे पूरा आपका जो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होता है आपका कवर हो जाएगा, और आपको इसको बार बार देख सकते हो, बार बार रिपीट करके देखोगे तो अंतरराष्ट्रीय घटनाएं जितनी होती हैं आपकी, हमने कहा यहाँ से कवर हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा और देखोगे कि यही सारे जो करंट अफेयर आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो हाल ही में नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो नवाब सलाम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया, ये हमसे पूछा गया है। यमन, लेबनान, जॉर्डन, इराक।
तो हाल ही में ये जो नवाब सलाम प्रधानमंत्री बने हैं, ये कहाँ के बने हैं? लेबनान के बने हैं, ठीक है, लेबनान के। और यहाँ के राष्ट्रपति जो अभी जल्दी ही बने हैं, उनका नाम है जोसेफ आन, जोसेफ आन, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, दोनों जो है नए निर्वाचित हुए हैं, चाहे लेबनान का राष्ट्रपति हो चाहे लेबनान का प्रधानमंत्री हो, दोनों नए बने हैं। आप देखोगे जोसेफ आन यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं लेबनान के, और जो आपके नवाब सलाम हैं यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। लेबनान की राजधानी बेरूत है, आपको पता ही है। लेबनान जो आपका सीरिया और जॉर्डन के बीच में एक देश है, उसको कहते हैं लेबनान। चलिए बच्चा, अगला प्रश्न आपका है, किस पड़ोसी देश ने लगाया प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध? प्लास्टिक कचरा आयात किया जाता है क्योंकि हमने कहा उसका फिर उसको जो रिसाइकिल किया जाता है और फिर से हमने कहा उससे प्लास्टिक तैयार की जाती है, प्लास्टिक की वस्तुएं तैयार की जाती है। तो बहुत सारे देश प्लास्टिक का आप देखते होंगे जो कबाड़ इकट्ठा करके ले जाते हैं, कहाँ ले जाते हैं? कबाड़ इकट्ठा करके ले जाते हैं, तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है भारत के अंदर, और उसको हमने कहा निर्यात किया जाता है, भेजा जाता है बाहर, जहाँ पर डिमांड होती है वहाँ पर भेजा जाता है उसको। तो आप देखते होंगे ट्रक के ट्रक जो कचरे जाते हैं, प्लास्टिक कचरे जाते हैं, वो हमने कहा निर्यात किए जाते हैं, विदेश भेजे जाते हैं। तो कुछ देश अपने यहाँ मंगाते हैं, तो जैसे थाईलैंड भी अपने यहाँ प्लास्टिक कचरा मंगाता था, लेकिन इसने हाल ही में जो है प्लास्टिक कचरे पर जो है आयात पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है। अब अपने यहाँ प्लास्टिक कचरा नहीं मंगाएगा तो कौन सा देश आपका? थाईलैंड है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका, क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है? तो क्यूएस वर्ल्ड स्किल जो इंडेक्स होता है, क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स होता है, इसमें इंडिया की रैंक क्या हो चुकी है ये पूछा गया है। 24वीं है, 27वीं है, 26वीं है, 25वीं है, कौन सी रैंक है बाबू ये बताइएगा आप, कौन सी रैंक है? 25वीं। हमने जो पर डे का क्लास होता है, जो पर डे का करंट अफेयर होता है, उसमें मैंने सारी बातें आपको बताई हुई है। यहाँ मैं जो है इकट्ठा करके लाया हूँ क्योंकि आपको ज्यादा समय होता नहीं, इसलिए आपका समय बचाने के लिए और बाकी सारी चीजें एक जगह आपको मिल जाए उसके लिए सारी चीजों को कलेक्ट करके लाया हूँ, है ना। तो बताइए कौन सा सही इसका विकल्प होगा आपका? वर्ल्ड स्किल इंडेक्स, क्यूएस वर्ल्ड स्किल इंडेक्स में इसमें जो रैंक है वर्तमान में वो कौन सी है? 25वीं रैंक है, ठीक है। 90 के स्कोर के साथ इसमें रैंक जो दिया गया है, भारत का स्कोर इसमें था 90 और जो रैंक दिया गया है उसको 25वीं रैंक थी। अगला प्रश्न आपका है, किस ई कॉमर्स स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो किस ई कॉमर्स स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? कौन सा रॉकेट है? न्यू ग्लेन रॉकेट। तो न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया गया है ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा, ब्लू वर्जिन कंपनी के द्वारा। ब्लू ओरिजिन कंपनी अमेरिका की कंपनी है और ये जेफ बेजोस की कंपनी, किसकी? जेफ बेजोस, जेफ बेजोस की कंपनी है, ठीक है, ब्लू ओरिजिन कंपनी। और इस कंपनी के द्वारा न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया गया है। 2-3 बातें याद रखिएगा, ब्लू ओरिजिन कंपनी किसकी है? जेफ बेजोस की। आप जानते हैं जेफ बेजोस बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो कभी ये जो है सबसे टॉप पर रहा करते थे, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते थे, वर्तमान में नहीं है लेकिन ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कहलाते थे। जेफ बेजोस अमेजन के मालिक है ना, अमेजन के। तो ये इनकी एक कंपनी है ब्लू ओरिजिन कंपनी, ये भी इनकी कंपनी है। तो इसके द्वारा न्यू ग्लेन रॉकेट को लॉन्च किया गया सफलतापूर्वक। अगला प्रश्न आपका, किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन विकसित किया है? दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन, आप जानते हैं ज्यादा देशों के पास हाइड्रोजन इंजन नहीं है, 3-4 देशों के पास हाइड्रोजन इंजन है जो जिससे ट्रेन चलती है, जिससे रेल चलाई जाती है। तो जैसे अमेरिका है, चाइना है, भारत है, 4 देशों के अंदर, तो भारत भी उसी के 4 देशों में है। तो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया है ये पूछा गया हमसे। तो देखिए जो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन इंजन का निर्माण किया गया है वो भारत के द्वारा किया गया है। सामान्यतः क्या होता है, जो हाइड्रोजन इंजन होते हैं वो हमने कहा वो लगभग 500-450 हॉर्स पावर के होते हैं, लेकिन ये जो भारत का इंजन बनाया गया है, हाइड्रोजन इंजन बनाया गया है, तो ये आपका लगभग 1200 हॉर्स पावर का है, 1200 हॉर्स पावर का इंजन है ना। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन युक्त, हाइड्रोजन से चलने वाली जो ट्रेन इंजन का निर्माण किया गया है भारत के द्वारा किया गया, याद रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है, माघी पर्व किस देश में मनाया जाता है?
माघी पर्व किस देश में मनाया जाता है? भूटान के अंदर, श्रीलंका के अंदर, भारत के अंदर। ये जो माघी पर्व मनाया जाता है, माघी पर्व कहाँ मनाया जाता है ये पूछा गया है। तो माघी पर्व आपका नेपाल के अंदर मनाया जाता है। नेपाल के अंदर माघी पर्व को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। बच्चे अगला प्रश्न आपका, भारत ने किस देश के साथ संस्कृत, पर्यटन और एआई के लिए समझौता किया है? संस्कृत में हमने कहा संस्कृत के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में और एआई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये जो समझौता किया गया है, भारत ने ये समझौता किस देश के साथ किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। जर्मनी के साथ, स्पेन के साथ, ब्राजील के साथ, फ्रांस के साथ। तो ये जो समझौता किया गया है आपके किसके साथ किया गया है? तो ये समझौता किया गया फ्रांस के साथ। ठीक है, तो संस्कृत, पर्यटन और एआई के क्षेत्र में कार्य करने के लिए बेहतर तरीके से कार्य किया जाए, इसके लिए समझौता किया गया है फ्रांस के साथ कि दोनों साथ देश मिलकर जो है एक साथ इन सारे क्षेत्रों में कार्य करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाला खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हमसे पूछा गया है। तो जितने ग्रैंड स्लैम या आपके जितनी हमने कहा ओपन होती है, चाहे फ्रेंच ओपन हो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो, यूएस ओपन हो या आपका जो विंबलडन हो, जितने हमने कहा ओपन होते हैं, सारे ओपन के बारे में मैंने बताया हुआ पिछली क्लास में कि कौन कौन से खिलाड़ी ने इस वर्ष 2024 के अंदर जीता है। और जो हमारा ये वर्ष चल रहा है, तो आप देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है ना, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन के विजेता भी बन गए हाल ही में, जेनिक सिनर, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो अभी हाल ही में विजेता बन चुके हैं, कौन बन चुके हैं? जेनिक सिनर, जेनिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं ये, इटली के, हमने आपको बताया था कहाँ खिलाड़ी हैं ये, इटली के। और लगातार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है इन्होंने। इसके पहले 2024 में भी ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया था? जेनिक सिनर के द्वारा जीता गया था। और 2025 का भी जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन किसके द्वारा जीता गया है? जेनिक सिनर के द्वारा ही जीता गया है। तो आप देखोगे तो 2024 में इन्होंने यूएस ओपन जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था, और ये 2025 के अंदर भी इन्होंने कौन सा जीत लिया है? तो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत लिया है। ठीक है, 3 खिताब इन्होंने लगातार जीता है, क्योंकि अंत में कौन सा होता है? अंत में यूएस होता है, तो यूएस इन्होंने जीता था जेनिक सिनर ने। उसके बाद आपका जो पहला हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी जीता था। उसके बाद उसी के बाद आपका हुआ यूएस ओपन के बाद कौन सा होता है? तो आपका होता है ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीत लिया है। ठीक है, तो दोनों वर्ष लगातार इन्होंने ही जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, हमेशा याद रखिएगा, अलग अलग आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अभी जो आपका ओपन चल रहा है, इसके अंदर आप देखोगे नोवाक जोकोविच सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, नोवाक जोकोविच। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है, फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहां शुरू हुआ? फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 इसको कहां शुरू किया गया है, इसका आयोजन कहां किया गया है पूछा गया है। साना, यमन की राजधानी है साना, आप जानते हैं यमन की राजधानी है ना, यमन की राजधानी है साना, और कतर की राजधानी है दोहा, कतर की राजधानी है दोहा। बाकी सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, सऊदी अरब, और दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात। तो जो ये फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन किया गया, ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया आपका रियाद के अंदर, सऊदी की जो राजधानी है रियाद, रियाद में किया गया। ठीक है, इंटरनेशनल फोरम, मिनरल फोरम। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश के द्वारा भारत के परमाणु संस्थानों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है? तो जो परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध लगे थे, हाल ही में 3 परमाणु संस्थान पर प्रतिबंध लगाया गया था, तो उनको हटा लिया गया है अमेरिका के द्वारा। तो अमेरिका ने ये प्रतिबंध लगा दिया, प्रतिबंध जो है हटा लिया है। ठीक है, जो इंदिरा गांधी परमाणु संस्थान था, उसके अलावा आपका जहांगीर भाभा परमाणु संस्थान था, और आपका रेयर अर्थ परमाणु संस्थान, 3 परमाणु संस्थान थे जिन पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन उसको हटा लिया गया है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने इन परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध को हटा दिया है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो वीटो शक्ति के अंतर्गत होते हैं, जो देश हैं वीटो शक्ति के अंतर्गत, उनको पावर होता है, तो इसी के चलते हमने कहा, लेकिन अभी हाल में इसको हटा लिया गया, उस प्रतिबंध को अमेरिका ने हटा लिया है।
अगला प्रश्न है आपका बाबू, भारत ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने का समझौता किस देश के साथ किया गया है? तो भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइलों को निर्यात करेगा, एक्सपोर्ट करेगा उसको, तो ये समझौता किया गया है, किस देश के साथ समझौता किया गया है ये पूछा गया है। तो भारत, आप देखोगे तो कुछ दिन पहले फिलीपींस को जो है निर्यात करने का समझौता किया था भारत ने कि फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की श्रृंखला जो है उसको निर्यात की जाएगी। तो इससे समझौता किया गया था। अभी जल्दी ही एक और समझौता किया गया है इंडोनेशिया के साथ कि इंडोनेशिया को जो है भारत क्या करेगा, ब्रह्मोस मिसाइलें भेजेगा, ब्रह्मोस मिसाइलें निर्माण करके भेजेगा, निर्यात करेगा इसको। ठीक है, तो फिलीपींस को पहले किया गया था, अब एक और जुड़ गया इसके साथ, वो इंडोनेशिया को निर्यात किया जाएगा। कौन सा? ब्रह्मोस मिसाइल। चलिए बाबू, जब भी आप देखोगे इसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपकी करंट अफेयर के अंतर्गत आता है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में आपके करंट अफेयर के अंतर्गत पूछा जाता है, इसी तरह के सारे प्रश्न होते हैं। तो मैंने सबको इसमें समाहित कर लिया है, जितनी आपकी अब तक जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं आपकी घटित हुई हैं सबको इसमें शामिल किया गया है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि एक एक प्रश्न आपका जो है कवर हो जाए। यहाँ से बहुत ज़्यादा समय लेंगे नहीं आपका, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन समय आपका ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि मैं इसको अच्छे तरीके से कलेक्ट करके लाया हूं ताकि आपको अलग अलग ढूंढना ना पड़े अलग अलग जगहों पर। ठीक है, दिसंबर माह के लिए किस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? दिसंबर माह के लिए किसे आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है पूछा गया, और दिसंबर महीने के लिए। तो ये सचिन रविंद्रन, टेविस हेड को, जसप्रीत बुमराह को, या यशस्वी जायसवाल को। तो ये जो चुना गया है, किसको चुना गया है? जसप्रीत बुमराह को। ठीक है, और जसप्रीत बुमराह को जो है आईसीसी के द्वारा इस वर्ष जो है 2000 जो हमने कहा इस वर्ष 2024 के लिए आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। ठीक है, बॉलर चुना गया है, आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बॉलर के लिए चुना गया किसको? जसप्रीत बुमराह को। और हमने कहा आईसीसी मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर के लिए जसप्रीत बुमराह को 2 खिताब हमने कहा इनको प्राप्त हुआ है, 2 क्लब में इनको शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, हाल ही में किस देश के द्वारा सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए बैन लगाने का निर्णय लिया गया है? सोशल मीडिया पर बच्चों का बैन हो गया है इस देश के अंदर। तो अभी कुछ समय पहले सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने जो है बैन लगा दिया था, बैन लगाया था। ठीक है, सोशल मीडिया तो सोशल मीडिया पर कोई बच्चा नहीं रह सकता, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। और हाल ही में जो है इंडोनेशिया ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जो 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं वह सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट नहीं बना सकते। ठीक है, तो पहले ऑस्ट्रेलिया ने लगाया था, अब हाल ही में जो है इंडोनेशिया ने लगा दिया है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में किस देश के साथ सहयोग समझौता किया है? तो भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह समझौता किया गया है। किसके द्वारा समझौता किया गया है? भारत के द्वारा समझौता किया गया है, लेकिन यह समझौता किस देश के साथ किया गया है? नेपाल के साथ, इजराइल के साथ, मंगोलिया के साथ, ताइवान के साथ। तो ये जो समझौता किया गया है, भारत भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में कार्य करने के लिए यह समझौता किया गया है मंगोलिया के साथ। ठीक है, मंगोलिया के साथ ये समझौता हमारा किया गया है कि भूविज्ञान के क्षेत्र में और अन्वेषण क्षेत्र में भूविज्ञान से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं उसके लिए कार्य करने के लिए एक तकनीकी सहायता आदान प्रदान करने के लिए दोनों देशों के मध्य ये समझौता किया गया है मंगोलिया के साथ। चलिए अगला प्रश्न आपका है, रोबोटिक क्रिया द्वारा हार्ट रिलेटेड टेली सर्जरी की खोज किस देश के द्वारा किया गया है? रोबोटिक क्रिया द्वारा हार्ट सर्जरी की जाएगी। हमने कहा जो हार्ट होता है आपका, जो हृदय होता है उसकी सर्जरी की जाएगी, लेकिन किस क्रिया के द्वारा? तो रिलेटेड टेली सर्जरी, इसको कहा गया है टेली सर्जरी। तो टेली सर्जरी इस तकनीकी के माध्यम से हार्ट का सर्जरी किया जाएगा। और ये तकनीकी का विकास किस देश ने किया है ये हमसे पूछा गया है। जापान ने किया है कि अमेरिका ने, भारत ने कि जर्मनी ने? तो इस टेली सर्जरी का जो विकास किया गया है, इस टेक्निक का जो विकास किया गया है, ये भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है, हार्ट रिलेटेड टेली सर्जरी का विकास किसने किया है? भारत ने किया है। चलिए बाबू अगला प्रश्न आपका है,
राफेल तूफान के कारण किस देश को भारत में मानवीय सहायता भेजी गई? राफेल तूफान के कारण जो मानवीय सहायता भेजी गई है, ये किसको भेजी गई है? वहां पर राफेल तूफान आया था, आपसे पूछा जा सकता है राफेल तूफान का प्रकोप कहाँ हुआ, या राफेल तूफान जो कहाँ पर आया? ये चक्रवात होता है, आप जानते हैं, जो साइक्लोन आता रहता है प्रत्येक देश के अंदर, पूरे वर्ष पर, हमने कहा पूरे वर्ष भर जो है साइक्लोन आता रहता है, कहीं ना कहीं पर आता रहता है। तो साइक्लोन के बारे में हमसे पूछा जाता है, क्योंकि साइक्लोन जब आता है तो आसपास के जो तटीय क्षेत्र होते हैं वहां पर काफी तबाही हो जाती है ना, तो काफी तबाही होती है। तो ये परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंतर्गत। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपका है, राफेल तूफान के कारण किस देश को भारत ने मानवीय सहायता भेजी है? तो राफेल तूफान आपका आया था क्यूबा के अंदर, ठीक है। तो उसको राहत सामग्री भारत के द्वारा पहुंचाई गई है, राहत सामग्री भेजी गई है। तो किसको सहायता किया है भारत ने? क्यूबा को, ठीक है। तो आपसे ऐसा पूछा जा सकता है राफेल तूफान कहाँ आया, साइक्लोन कहाँ आया, तो आप बताओगे क्यूबा के अंदर। चलिए अगला प्रश्न आपका, थर्मन सनुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आपके जो थर्मन सनुगरत्नम है, ये किस देश के राष्ट्रपति, ये पूछा गया है। लेबनान, अभी हाल ही में आप देखोगे, हाल ही में इनकी यात्रा हुई थी भारत के अंदर, आए थे भारत में थर्मन सनुगरत्नम। तो किस देश के राष्ट्रपति हैं? लेबनान के, इंडोनेशिया के, थाईलैंड के, सिंगापुर के। तो ये जो राष्ट्रपति हैं कहाँ के हैं? तो थर्मन सनुगरत्नम जो है ये आपके कहाँ के राष्ट्रपति हैं? सिंगापुर के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। बाकी लेबनान के राष्ट्रपति मैंने आपको बताया कि लेबनान के जो राष्ट्रपति है जोसेपान है, और आपके इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रबो सुबियांतो। तो ये जोसेपान है, जोसेफ आन, और इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो प्रबो सुबियांतो हैं। कौन है? प्रबो सुबियांतो, प्रबो सुबियांतो, ठीक है। और सिंगापुर के हमने कहा आपके थर्मन सनुगरत्नम है। तो याद रखिएगा, ये जो प्रबो सुबियांतो है हमारा जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि भी हैं। जो हमारा गणतंत्र दिवस अभी हाल ही में जो गुजरा है, वहां पे जो मुख्य अतिथि थे कौन थे? यही थे मुख्य अतिथि। तो आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कि गणतंत्र दिवस पर किस देश के जो है राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ जो आमंत्रित किए गए थे? तो आपके प्रबो सुबियांतो थे मुख्य अतिथि के रूप में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सौर गठबंधन रूपरेखा पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? सौर गठबंधन और रूपरेखा पर किस देश ने हस्ताक्षर किया है? आप जानते हैं जो आईएसए है, जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है। तो आईएसए बना था कब? 2015 में। तो आपका आईएसए जिसको इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन कहा जाता है, ये कब बना? तो 2015 में इसकी स्थापना की गई, और इसकी स्थापना भारत ने ही किया। कौन किया? भारत ने। तो इसकी स्थापना भारत ही करता है, तो भारत के द्वारा किया जाता है। लेकिन अब इसमें देखेंगे वर्तमान में लगभग 106 देश हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 106 देश शामिल हो चुके हैं, इसकी सदस्यता ले चुके हैं आईएसए की अंतरराष्ट्रीय सोलर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में, है ना, 106 देश। तो हाल ही में हमने कहा कि कौन सा देश इसकी रूपरेखा पर हस्ताक्षर किया है, ये पूछा गया है। तो हाल ही में मालदोवा के द्वारा हस्ताक्षर किया गया है, ठीक है, मालदोवा के द्वारा। इसके पहले अभी अर्मीनिया शामिल हुआ है अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस में। याद रखिएगा सारी बातें, मैं बताता रहता हूँ। करंट अफेयर की जो क्लास होती मेरी, तो मैं चीज़ों को रिपीट कराता रहता हूँ। जितनी घटनाक्रम होती हैं या प्रत्येक दिन जो घटनाएं घटित होती हैं उसको बार बार रिपीट भी कराता रहता हूँ। बाकी मैं चीज़ों को जो है एक जगह एकत्र करके, कलेक्ट करके, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों को ज़्यादा हमने कहा जो है जहमत ना उठाना पड़े, है ना। तो आप जब क्लास को देखोगे, पूरा क्लास को देखोगे, तब आपको पता चलेगा हाँ कितनी बेहतरीन तरीके से मैंने इसको जो है एकत्र किया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है आपके लिए। तो आप पूरा क्लास देखिए, अंत तक देखिए, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं, वो कौन बने हैं? तो लूला डी सिल्वा, जोसेफ आन, निकोलस मादुरो, जस्टिन ट्रूडो। बताइए कौन? तो आप जानते हैं लूला डी सिल्वा जो है ये जर्मनी के चांसलर हैं। बाकी जोसेफ आन जानते हैं आप, लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं, है ना। उसके बाद निकोलस मादुरो जो है ये आपके जो है वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? निकोलस मादुरो, ये वेनेजुएला के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। बाकी जस्टिन ट्रूडो आप जानते हैं, अभी कनाडा के जो आपके ये प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो,
इनके द्वारा क्या है, इस्तीफा दे दिया गया है। इन्होंने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है, इनसे संभाला नहीं जा रहा कनाडा को, तो इन्होंने इस्तीफा दी। आप बीच में देख पा रहे होंगे कि बीच में जो खबरें इस तरह की थी कि कनाडा को जो अमेरिका में मिला लिया जाए, अखंड अमेरिका, जैसे हमारे यहाँ होता ना कि अखंड भारत का निर्माण होगा, पाकिस्तान को भारत के अंदर मिला लिया जाएगा, इस तरह से जो बातें होती रहती हैं, उसी तरह से बातें अमेरिका में हो रही थी कि अखंड अमेरिका होगा। अखंड अमेरिका मतलब जो मैक्सिको से लेकर पूरा जो है कनाडा तक पूरा अमेरिका, आपका जो आइसलैंड वगैरह सबको मिलाकर अखंड अमेरिका बनाया जाएगा। तो ये जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में जो इस्तीफा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया है? किस पड़ोसी देश के साथ हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया? आप जानते हो हिंदी दिवस जो हमारा अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस होता है 10 दिसंबर को होता है, तो इस बार जो हिंदी दिवस है इसका आयोजन किया गया और हिंदी सम्मेलन किया गया, तो हिंदी सम्मेलन ये श्रीलंका के साथ किया गया। ठीक है, हिंदी सम्मेलन किस देश के साथ किया गया? श्रीलंका के साथ किया गया। श्रीलंका ने इस बार हिंदी सम्मेलन कराया है। ठीक है, तो भारत और श्रीलंका के मध्य ये हिंदी सम्मेलन हुआ है। अगला प्रश्न आपका अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में बनता है, हाल ही में किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई? तो किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई, ये पूछा गया हमसे। लिटन दास के द्वारा, सौम्य सरकार के द्वारा, तमीम इकबाल के द्वारा, साकिबुल हसन के द्वारा। इस वर्ष आप देखेंगे तो इस वर्ष में बहुत सारे खिलाड़ियों के द्वारा संन्यास लिया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है, तो उसी कड़ी में आपका प्रश्न बनता है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में कि जो किस बांग्लादेशी खिलाड़ी के द्वारा हाल ही में संन्यास लिया गया है। तो हमने कहा एक खिलाड़ी है साकिबुल हसन, तमीम इकबाल के द्वारा जो हाल ही में संन्यास लिया गया है, तो तमीम इकबाल ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से जो है संन्यास ले लिया है। ठीक है, बाकी सौम्या सरकार, लिटन दास, साकिबुल हसन सारे खिलाड़ी बांग्लादेश के ही हैं, लेकिन जो जिन्होंने संन्यास लिया है वो आपके तमीम इकबाल हैं हाल ही में। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, लेबनान को पूछा गया है। तो आ गया क्वेश्चन हमारा, लूला डी सिल्वा, प्रोबोस बियांतो, जस्टिन ट्रूडो, जोसेपान। तो जो लेबनान के राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने आपके कौन बने हैं? वो आपके जोसेपान। तो आपके जो जोसेपान है ये अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं लेबनान के, है ना, जोसेपान। अगला प्रश्न आपका है, हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट रैंकिंग, आप जानते हैं जो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग जारी की जाती है, किस देश का जो वीजा होता है वह कितना शक्तिशाली है, जो पासपोर्ट होता है, किस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, इस इंडेक्स के माध्यम से वह दिखाया जाता है कि देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली, मतलब वहाँ उस देश के लोग कितने ज़्यादा देशों में यात्रा कर सकते हैं। तो जिस देश के लोग ज़्यादा देशों में यात्रा कर सकते हैं उसका जो पासपोर्ट होता है सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। तो सबसे शक्तिशाली जो पासपोर्ट होता है आपके वर्तमान में देखोगे तो सिंगापुर का है। सिंगापुर के लोग जो है 157 देशों में यात्रा कर सकते हैं, है ना। तो हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में भारत की रैंक क्या ही पूछा गया है। तो भारत की जो रैंक हो चुकी है हेनले पासपोर्ट रैंकिंग में वो 50वीं हो चुकी है। ठीक है, 50वीं रैंक है। और हेनले पासपोर्ट में जो शीर्ष देश है वो आपका सिंगापुर है। सिंगापुर के देश के लोग जो है बहुत सारे देशों में यात्रा कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान 2025 में कितना लगाया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान कितना लगा है? तो हमारे जो यूएनओ के द्वारा ने संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो अनुमान लगाया हुआ है कि कितना आर्थिक विकास दर का अनुमान इस बार कितना आर्थिक विकास दर रहने वाला है भारत का, ये अनुमान लगाया गया है। तो 6.9%, 6.5%, 6.6%, 6.60%। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यूएनओ के द्वारा जो अनुमान लगाया गया है इस वर्ष कि 2025 में जो आर्थिक विकास दर रहने वाली है भारत की कितनी रहने वाली है? 6.6% रहने वाली है, इसके द्वारा जो अनुमान लगाया गया है। ठीक है, 6.6%। अभी पीछे आपने देखा था IMF ने लगाया था, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जो अनुमान लगाया था तो 6.5% था, 6.50% था वो, और ये कितना है? 6.6% है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। वो कितना था IMF के द्वारा जो अनुमान लगाया गया था वो 6.50% था, और ये है जो आपके
यूएनओ के द्वारा लगाया गया है। यूएनओ ने कितना लगाया है, तो यूएनओ के द्वारा लगाया गया है आपका 6.6% की भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस वर्ष जो है 2025-26 के अंदर रहने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, विश्व परिधान कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो विश्व परिधान या कपड़ा निर्यात में भारत का कौन सा स्थान हो चुका है अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंतर्गत? ये आपका क्वेश्चन है। चतुर्थ स्थान, छठा स्थान, द्वितीय स्थान या प्रथम स्थान? तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंतर्गत ये जो आपका इस बार जो अपना स्थान हो चुका है वो छठा स्थान हो चुका है। छठे स्थान पर विश्व में भारत है कपड़ा निर्यात में। जो हम कपड़ा का निर्माण करते हैं और उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसमें कौन सा स्थान हो चुका है? छठा स्थान हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बच्चे आपका, हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सॉल्विन भारत की यात्रा पर आए? ये जो जैक सॉल्विन है ये सुरक्षा सलाहकार हैं, जैसे हमारे यहाँ अजीत डोभाल हैं सुरक्षा सलाहकार, उसी तरह से ये अमेरिका के जैक सॉल्विन जो है सुरक्षा सलाहकार है। और हाल ही में ये क्या है, यात्रा पर आए थे हमारे यहाँ। तो जैक सॉल्विन कहाँ के सुरक्षा सलाहकार हैं? अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार हैं। ये भारत की यात्रा पर आए थे, तो अमेरिका के। सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? होगा अमेरिका। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है? तो जो बंदी विनिमय प्रक्रिया है, बंदी विनिमय प्रक्रिया क्या होता है? बंदी विनिमय प्रक्रिया के अंतर्गत होता है कि जो बंदी विदेशों में हमने कहा हमारे बंदी होते हैं और उसके बाद जो वहां के बंदी होते हैं तो उनको हमने कहा अदला बदली किया जाता है, उसको बंदी विनिमय प्रक्रिया कहा जाता है। तो इसके तहत जो समझौता किया गया है, किस देश के साथ ये समझौता किया गया है? और हमने कहा वहां के बंदियों को छोड़ा गया है और वहां से हमने कहा लगभग 95 बंदियों को, जो बंदी है वहां पर, ठीक है, जिनको बंदी बनाया गया था बांग्लादेश के द्वारा। तो ये सही विकल्प होगा हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने हमारे एक लगभग 95 बनाए गए बंदी व्यक्तियों को रिहा किया है और उसके बदले में हमने भी उसके जो बंदी बनाए थे उसको रिहा किया है। तो याद रखिएगा बांग्लादेश के साथ ये समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो हमारा अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान होता है, बस लास्ट है, खत्म होने वाला हमारा, अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया, ये पूछा गया है। तो जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, ये अमेरिका का सम्मान है, नागरिक सम्मान है। वहाँ जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है, उसी तरह से अमेरिका का प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम होता है। लेकिन इस बार अमेरिका ने किसको दिया, ये पूछा गया है, डोनाल्ड ट्रंप को, जो बाइडन को, जॉर्ज सोरोस को या जैक सेल्विन को? तो ये जो इस बार दिया गया है, ये दिया गया है जॉर्ज सोरोस को। वहाँ के बड़े बिजनेसमैन हैं जॉर्ज सोरोस, जो है अमेरिका के बड़े बिजनेसमैन हैं, और उन्हीं को जो है ये अवार्ड दिया गया है जो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपका, अगला और अंतिम प्रश्न है ना। तो यहां तक जो मैंने आपको बताया कि जो आपके जितनी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित होती हैं, और हाल ही में 2025 के अंदर जितनी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हुई हैं उसको मैं यहाँ पर आपका कवर करा रहा था। तो लगभग मैंने बहुत सारी जितनी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं सभी को जो है कवर करा दिया है, और जो भी घटनाएं घटित होती रहती हैं मैं उसको जो है अपडेट कराता रहता हूँ। तो आप जब क्लास से जुड़े रहोगे, संस्था से जुड़े रहोगे, तो ये ऐसी घटनाएं, हमने कहा जो भी घटनाएं घटित होंगी तो आपका प्रत्येक दिन का करंट अफेयर आपका अपडेट होता रहेगा, है ना। बाकी मैं उसको एक साथ कलेक्ट करके लेके आता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो इस वीडियो के अंदर पूरी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को मैंने कवर किया हुआ है। तो आप पूरा वीडियो अगर अंत तक देख लोगे तो सारी अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जितनी घटित हुई हैं आपकी कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो हाल ही में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है 8वां अंतर्राष्ट्रीय कौतिक फिल्म महोत्सव, तो ये कौतिक फिल्म महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय कौतिक फिल्म महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? पटना के अंदर, गुवाहाटी के अंदर, नैनीताल के अंदर या जयपुर के अंदर? तो इसका आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है आपका नैनीताल के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय कौतिक फिल्म महोत्सव। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? नैनीताल के अंदर। तो बाबू इतने सारे प्रश्न थे आपके, इतने सारे करंट अफेयर बनते हैं अभी हाल ही में जो सारी घटनाएं घटित हुई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो घटनाएं घटित हुई हैं। तो जब भी आप देखोगे आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, यही सारे प्रश्न आपके आने वाले हैं, है ना।
तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सारी घटनाएं आपकी कवर हो जाएं, सारा करंट अफेयर आपका जो आगामी परीक्षाओं में पूछी जाएंगी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा, और उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँ। तो आप जब इसको थोड़ा देखेंगे और अपनी प्रतिक्रिया देंगे तो इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूंगा, और मैंने बहुत सारे वीडियो इसी तरह के पहले भी बनाए हैं, और अंत में जो इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा जब तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो जाती। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक।